बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया है। युवक की मौत के बाद लोग भड़के हुए हैं। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस और लोगों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई है। झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। बस की टक्कर के बाद दरअसल एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद ऐसा हंगामा भड़का कि ये तस्वीरें वाकई ये बता रही हैं, ये दिखा रही हैं कि स्थितियां कितनी तनावपूर्ण हो गई। एक के बाद एक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जितनी भी गाड़ियां यहां पर मौजूद थीं, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। पटना में युवक की मौत के बाद हंगामा बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। पुलिस और लोगों के बीच झड़प की भी खबर सामने आ रही है। हालात बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। पटना में सड़क हादसे के बाद हंगामा एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद, इस हादसे के बाद जो भी गाड़ियां यहां से गुजर रही थीं या फिर जो गाड़ियां यहां पर पार्क की गई थीं, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, न कारें बची हैं, न बाइक्स बची हैं। दर्जनों की संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और भारी हंगामे की वजह से NH30 पर, इस नेशनल हाईवे पर लंबा जैम लग गया है। ताजा खबर यह सामने आ रही है। पुलिस वालों ने आक्रोशित लोगों को रोकने की कोशिश की और उसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थर चलने लगे, पत्थरबाजी की गई पुलिस वालों पर और पुलिस के लिए हालात को काबू करना काफी मुश्किल भरा साबित हो गया। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राजधानी पटना का ये आलम है, एक एक्सीडेंट हुआ और लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि आसपास जितनी भी गाड़ियां थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वैन को जलाकर खाक कर दिया गया। इतने बुरे हालात कैसे हो गए रुपेश? ये NH30 है और पटना जो शहरी इलाका है, नगर निगम क्षेत्र, उससे थोड़ा सा बाहर का इलाका है, लिहाजा वो ग्रामीण क्षेत्र, उसके आसपास हटे हुए कई गांव हैं। अच्छा। अगम कुआं के पास, पहाड़ी पंप हाउस के पास की ये घटना है और वहां पर मनीष कुमार नाम के एक युवक की मौत हो जाती है बेलगाम बस। और अक्सर यहाँ पर ये हादसे होते रहते हैं। पिछले साल भी एक मौत यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर गाड़ियां बेलगाम चलती हैं, सड़क किनारे पार्किंग, अवैध पार्किंग रहता है। कई बड़े गाड़ियों के शोरूम वहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा कई बड़े बड़े गोडाउन्स हैं। जो शहर में गाड़ियां जो प्रवेश नहीं कर पाती हैं, उनका पार्किंग वहां पे होता है। लिहाजा NH होने के बावजूद वहां पर सड़क पतली हो जाती है और सड़क पार करने के दौरान मनीष कुमार की मौत हो गई। और सब पहले तो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे एक गांव के, जिन्होंने उस बस को आग के हवाले किया, लेकिन देखते देखते सड़क के दोनों तरफ जो गांव बचे हुए हैं उसके लोग सड़क पर आ गए। NH30 को पहले जाम किया गया। जब पुलिस आई तो पुलिस को उसके ऊपर पथराव किया गया। मीडिया वालों को भी चोटें आई हैं, उन्हें वहां से भगा दिया गया। जब पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए, उसके बाद उनकी गाड़ियां जो NH पर रह गई थी, उन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। फिर कई राहगीरों की गाड़ियां जो बाइक खड़ी थी, उन बाइक को भी आग के हवाले किया गया। जो पुलिस चेक पोस्ट था, पुलिस चेक पोस्ट में तोड़फोड़ की गई और फिलहाल 3 जो गाड़ियां हैं, उन 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। और कुछ बाइक जो सड़क किनारे खड़ी थी, उन बाइक को आग के हवाले किया गया है। पुलिस चेक पोस्ट में तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद से जब ASP राजकिशोर सिंह वहां पर पहुंचे, उन्होंने जब देखा कि मामला बेहद गंभीर है तो उन्होंने आसपास के थानों को इतला किया और वहां से जब फोर्स आई, उस फोर्स ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को वहां से हटाया। पहले अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां वहां पर पहुंची थी वो भी अपना काम नहीं कर पा रही थी, यानी कि वो आग को बुझाने का काम नहीं हो पा रहा था। वहां पर पुलिस के ऊपर लगातार पथराव, पुलिस बार बार पीछे हटने को मजबूर हो रही थी और लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद से जब पुलिस मुख्यालय से अलग से टीम भेजी गई, कई वज्र वाहन वहां पर भेजे गए, तब हालात को काबू में किया गया। रोड जो वहां पर जाम कर रखा था उसे खाली खुलवाया गया। जो बस बीच सड़क पर रखकर जिसे आग के हवाले किया गया था, हालांकि उसमें यात्रियों को निकाल लिया गया था, क्योंकि यात्रियों के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था, बस के खिलाफ गुस्सा था। लिहाजा यात्रियों को वहां उसमें से निकाला गया और बस को पूरी तरह से आग के हवाले किया गया। शुक्रिया रुपेश आपका। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से जानकारी दे रहे थे। हालात बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे थे। इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जैम लगा था उसे खुलवाने की कोशिश की गई है। रास्ते को, इस नेशनल हाईवे को खुलवा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पटना में आज कैसे हंगामा हुआ, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जलती कार, धधकती पुलिस वैन, सड़क पर एक्शन में पुलिसकर्मी। ये हालात हैं पटना के, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। इस घटना में पुलिस की 2 गाड़ियां, एक बस और बाइक समेत कई अन्य वाहन जल गए। घटना पटना के नेशनल हाईवे 30 के पास पहाड़ी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में आ गए। एक एक्सीडेंट हो गया था अभी, तो एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। उसी को लेके रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी मेंटेन कर रहे हैं। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रोक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। और कोलकाता की बात करें, अस्पताल में भर्ती मिथुन चक्रवर्ती। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। मिथुन चक्रवर्ती से मिले शुभेंदु अधिकारी। कल मिथुन चक्रवर्ती की हुई थी सर्जरी और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने डॉक्टर से बात की। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रवि, क्या स्थिति है मिथुन चक्रवर्ती के स्वास्थ्य को लेकर? क्या जानकारी दी गई है डॉक्टर की तरफ से? सीएम खुद मिलने उनसे पहुंचे, उन्होंने कुछ कहा क्या? देखिए, 2 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती एक मूवी कर रहे थे। मूवी के दौरान उनके हाथ में चोट लगे थे, जब उनके हाथ में प्लेट बिठाया गया था। अब 2 साल बाद कल परसों जब मिथुन चक्रवर्ती पीएलएस हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका जो प्लेट लगा हुआ था दाहिने हाथ पे, उसको निकाला गया। उन्हीं को देखने के लिए शुभेंदु अधिकारी पीएलएस हॉस्पिटल में पहुंचे थे और डॉक्टर से उन्होंने बातचीत किया ताकि ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत ना हो और उनका तबीयत कैसा है, क्योंकि उनके पहले ही उनका हार्ट का प्रॉब्लम हम लोगों को पता है। तो ये पूरा चीज देखते हुए शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे, डॉक्टर से बात किया और पूरा तरीके से उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो, इस बारे में बातचीत हुई है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। पंजाब के हालात पर बादल ने की है बातचीत। पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी बात की गई है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर भी बात की गई है। तो आपको बता दें कि सुखबीर बादल ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी से और जो जानकारी सामने आ रही है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने पंजाब की जो मौजूदा हालात है इसको लेकर चर्चा की है, इसको लेकर बातचीत की है और खास तौर पर पंजाब की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी जिक्र किया गया। और अब आपको आसाम के हालात दिखाते हैं, जहां नदी का तटबंध टूटने से 20 गांवों में बाढ़ आ गई। लोगों को बाहर निकालने का काम अभी भी जारी है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि सड़क पानी का दबाव झेल नहीं पाई। पहले सड़क का छोटा सा हिस्सा पानी के साथ बह गया, फिर कुछ ही सेकंड में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। जहां कभी सड़क थी वहां पर अब पानी बह रहा है। ऐसे में आवाजाही बंद है। जिस वक्त सड़क टूट रही थी उस वक्त कई लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने सड़क टूटने के इस मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड किया। ये वीडियो असम के दिरांग जिले का है, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहां पर नोनाई नदी का तटबंध टूटने की वजह से हालात तेजी के साथ खराब हुए। तटबंध टूटने से 20 गांव पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में प्रशासन तेजी के साथ स्थानीय लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। दिरांग जिले के मंगलदाई शहर के रिहायशी इलाकों की हालत देखिए, जहां पर हर तरफ पानी नजर आ रहा है। निचले इलाके के घरों में तेजी के साथ पानी भर रहा है। ज्यादातर घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में अब इनमें रहा नहीं जा सकता। ऐसे में लोग दूसरी जगहों पर जाते नजर आए। जिन लोगों के लिए बाहर निकलना संभव नहीं है उन लोगों तक प्रशासन मदद पहुंचाने में जुटा है ताकि समय रहते उन्हें बाहर निकाला जा सके। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश के बीच जबरदस्त लैंडस्लाइड की घटना हुई है। इससे कई मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोग प्रशासन से अब मदद की गुहार कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश के साथ पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में लगातार ऐसे ही हालात बने हुए हैं। रास्तों पर मलबा आने की वजह से जहां तहां लोग भी फंसे रहे।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की ये तस्वीर है। बारिश के बीच गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे 34 पर छाम इलाके के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इसी वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। गनीमत रही लैंडस्लाइड में कोई जनहानि नहीं हुई। टिहरी जिले में ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की खबर है। टिहरी जिले में बारिश के बीच घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग पर घुत्तू बाजार के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में एक कार आ गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन मदद के लिए पहुंचा। लैंडस्लाइड वाली जगहों के आसपास मौजूद कई दुकानों और घरों पर भी खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। बारिश लगातार हो रही है, इसी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। और उत्तराखंड के हरिद्वार में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। नदियों में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। तेज बारिश के चलते सड़क पर पानी का बसेरा, सामान पानी के साथ बहता दिख रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की देखिए। केदारनाथ घाटी में बारिश के चलते हालात कैसे बने हुए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश के बीच चारधाम यात्रा में भी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के बीच हो रही लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में करीब 130 से ज्यादा सड़क लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। ऐसे में स्थानीय लोगों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ 65.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य की तुलना में 254% ज्यादा है, जिसका असर आपके सामने है। हरिद्वार में नदी किनारे घाट पानी में डूब चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस समय जो है गंगा का लेवल हरिद्वार में जो चेतावनी स्तर है उसके ऊपर है और खतरे के निशान पे अभी नहीं पहुंच पाया है और निरंतर जो है जल वृद्धि ऊपर से यहाँ इंटीमेट हो रही है। और उत्तराखंड में चमोली में उफान मारते नाले में कार कैसे फंस गई। इस कार में कई यात्री सवार थे। इन यात्रियों को संकट से कैसे बाहर निकाला गया, रिपोर्ट आप देखिए। इंतजार है, उम्मीद है, यकीन है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कार नाले में फंसी है। कार को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। कार को सैलाब से निकालने के लिए बुलडोजर तक मंगवाया गया। फिर जेसीबी से गाड़ी को नाले से बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कार को बैक साइड से रस्सी से बांधा गया। जेसीबी ने कार को धीरे धीरे नाले से बाहर निकालना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद कार उफान मारते नाले से बाहर निकल गई। गनीमत रही, कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना उत्तराखंड के चमोली जिले की है। बद्रीनाथ माणा मार्ग के पास बलवान नाले में अचानक नाला उफान मारने लगा। जलस्तर बढ़ने से नाले में फंसी इस गाड़ी को चमोली पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकाला। जेसीबी के जरिए सभी यात्रियों को गाड़ी समेत संकट से निकाला जा सका। दरअसल गाड़ी में कई लोग सवार थे। गाड़ी इस उफान मारते नाले में फंसने की वजह से लोग घबरा गए। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। फिर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जेसीबी की मदद से कार को सैलाब से कैसे बाहर निकाला गया, तस्वीरें आपने देखी। वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना होता तो अनहोनी हो सकती थी। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 12 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से 120 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से कहीं पर पानी भरा है तो कहीं उफनते नाले लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। बारिश का सिलसिला भी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां पर बारिश की वजह से सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी आ गया और इसकी वजह से ज्यादातर रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा। लोगों को आवाजाही में परेशानी होने लगी। बारिश के बीच देखिए कैसे पहाड़ों से पानी आ रहा है। मुख्य सड़कों पर पानी भरा है और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों से गिर रहा मलबा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की 120 सड़कें फिलहाल बंद हैं। बारिश के बीच हो रहे लैंडस्लाइड से कई इलाकों में आवाजाही बुरी तरह से बाधित है, जिसे बहाल करने की कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पाई है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ बारिश ने घर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और इसकी वजह से 798 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। और दिल्ली की बारिश में 3 स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हो गए। 60 सेकंड्स में देखिए रिपोर्ट। सड़क पर पानी भरा है। जल भराव के बीच स्कूली बच्चे जा रहे हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। बच्चे भी आराम से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि चीख पुकार मच गई। कुछ दूरी पर जाकर बच्चा नाले में गिर गया। देखते ही देखते उसके पीछे आ रहे 2 और बच्चे खुले नाले में गिर गए।
सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो दिल्ली के जगतपुर गांव का है। जल भराव के बीच स्कूली बच्चों को नाला पता ही नहीं चला और देखिए देखते ही देखते 3 बच्चे नाले में गिर गए। जिस जगह पर हादसा हुआ आसपास कई लोग मौजूद थे। चीख पुकार सुनकर लोग बच्चों की मदद के लिए आगे आए। रेनकोट पहने इस शख्स को देखिए, सबसे पहले मदद के लिए दौड़ा। उसके बाद आसपास की गाड़ियों में मौजूद लोग भी बच्चों की मदद के लिए दौड़ पड़े। समय रहते एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाला जा सका। सभी की जान बच गई। पूरा वाकया पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बारिश के दिनों में इससे पहले भी यहां खुले नालों में गिरने से कई बार हादसे हो चुके हैं, जिसका समाधान कभी नहीं निकला। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दिल्ली का पारा भी लुढ़ककर 32 डिग्री के करीब पहुंच गया है। हालांकि बारिश के चलते कुछ जगहों पर जल भराव भी हुआ, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। बारिश रुकने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ये तस्वीरें दिल्ली के दुर्गा विहार की हैं, जहां मनसा देवी मंदिर रोड पर बारिश के बाद पानी भर गया। इसी रोड पर एक एमसीडी स्कूल भी है। स्कूल के बाहर पानी भरने से कर्मचारी नाराज हैं। इनकी शिकायत है कि हर साल समय पर नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी भर जाता है और लोग इसी तरह से परेशान होते हैं। हर साल इसी जल भराव के बीच स्कूली बच्चे आवाजाही करते हैं। जब भी बारिश होती है पानी यहाँ भर जाता है, रोज ही भरता है और कोई नाले की सफाई नहीं हो रही। यानी कि कहीं न कहीं सिविक एजेंसियाँ जो है अगर नाला सफाई कर देती तो इसमें नौबत नहीं आती। बिल्कुल सर, पानी इकट्ठा ही नहीं होता। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों तक बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। बारिश की वजह से लोगों को कुछ परेशानी तो हो रही है, लेकिन तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। और अब आपको लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की हालत दिखाते हैं, जो उद्घाटन के महज 2 हफ्ते बाद ही उखड़ने लगा है। इस वक्त हम लखनऊ कानपुर हाईवे पे खड़े हैं, जो नया हाईवे जिसका उद्घाटन हुआ था 13 जुलाई को। तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क यहाँ पे जो है उखड़ गई है और डैमेज हो गई, जिसके बाद फिलहाल इस सड़क की जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है। गड्ढे हो गए थे, इनकी मरम्मत करने के लिए बाकायदा इस अलग अलग जो पैच थे या गड्ढे थे या दरारें आ गई थी, उन सब की अब खुदाई करके फिर से इसको रिपेयर किया जाएगा। करीब 200 से 300 मीटर से की ज़्यादा की दूरी ये सड़क पूरी डैमेज हो गई है। ये अब तक बहुत अच्छी बात रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके की सड़क की हाल है, जगह जगह डायवर्जन लगाया गया है, जगह जगह निर्माण चल रहा है, जगह जगह सड़कें खराब हैं, तो कुल मिलाकर के जो दावा उस समय किया गया था, वो उस दावे का पोल लगातार इस सड़क को लेकर के खुलती नजर आ रही है। यूपी के मिर्जापुर में भारी बारिश के बीच ओवर ब्रिज का अप्रोच जो रोड है वो ढह गया और इसकी वजह से आवाजाही बंद करनी पड़ गई। रिपोर्ट आप देखिए। आमघाट का नया ओवरब्रिज बारिश झेल नहीं पाया। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। महज 4 महीने पहले ही 64 करोड़ की लागत से सेतु निगम ने इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाया था। 2 दिन की बारिश की वजह से ओवरब्रिज का अप्रोच मार्ग ढह गया। अप्रोच रोड का बाहरी हिस्सा ढहने लगा और इसकी वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी वजह से इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और इसकी वजह से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। मामला यूपी के मिर्जापुर का है, जहां आमघाट का रेलवे ओवरब्रिज विवादों में घिर गया है। ये देखिए, सीधी सी है कि इसमें जो भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, अगर इसमें अगर कहा जाए तो ज़्यादातर इसमें बड़े ऊपर वाले जो लोग हैं इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा किए हैं। अब इसमें अगर ऑब्जेक्शन होगा तो इसमें छोटे कर्मचारी पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम ये लोकल हैं, हमें पता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है इस पे ब्रिज में, और दबाव ऊपर से बना, इसको जल्दबाजी में चालू करा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वहीं महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में लिंक टनल में हुए भयानक हादसे से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट दिखाते हैं।
हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर देर रात हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें नजर आ रहा है गाड़ियां तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे से गुजर रही हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टकराने के बाद टेम्पो पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर तौर पर घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। 3 और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। एक्सीडेंट के बाद मुंबई जाने वाला ट्रैफिक करीब 2 घंटे तक बंद रहा और सभी गाड़ियों को पुराने रास्ते से मुंबई डाइवर्ट किया गया। हाईवे पुलिस, IRB टीम, देवदूत और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंची और घायलों को एक्सीडेंट वाली गाड़ी से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के अभियुक्तों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। देखिए रिपोर्ट। वीडियो हरियाणा के करनाल में हुए एनकाउंटर का है जहां पर बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के करीब 24 घंटे के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है। बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ घोघड़ीपुर नहर के पास गुरुवार की रात करीब 12 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने टीम को देखते ही कई राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लग गई। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बीरू वाल्मीकि जो हत्याकांड हुआ था कल, उसके हर्ष और बिरबल 2 हैं। एक कच्चर का रहने वाला है और एक बुटाना करनाल जिले का रहने वाला है। सर युवाओं को यही संदेश देंगे कि इस तरह के जो ये मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे कोई हथियार वगैरह दिखाते हैं उसके बकावे में ना आए, अपनी जिंदगी व्यर्थ ना करे उसके रह के, और इस तरह का कोई भी ऐसा नैतिक कार्य न करे जिससे उनको समाज में उनको और उनके परिवार को कोई नीचा देखना पड़े। पुलिस के मुताबिक इन्हीं दोनों अभियुक्तों ने बीरू वाल्मीकि की बुधवार की रात को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी आतंकी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर एजेंसियों ने कनॉट प्लेस में मॉक ड्रिल भी की है। आपको रिपोर्ट दिखा। तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में की गई मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल के दौरान कनॉट प्लेस के पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लिया। मौके पर मौजूद आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान, NSG कमांडो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस की टीमें पूरी तरह से अलर्ट दिखी। इस मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी संभावित आतंकी हमले या आपात हालात से निपटने की तैयारियों को परखना था। साथ ही सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना था। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और इसी के तहत दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है। इसी क्रम में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद रहे। और दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक और बीजेपी विधायक के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ता देख आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की हैं, जहां सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार और बीजेपी विधायक रवि नेगी के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं के बीच विवाद को बढ़ता देख आसपास मौजूद विधायकों ने बीच बचाव किया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि नेता विपक्ष आतिशी गोवा में घूम रही हैं, उनको विधानसभा सत्र से कोई लेना देना नहीं। द्वारा बात की गई है जो उनकी विपक्ष की नेता, इसमें मैंने अपना वो दे दिया है मत और निर्णय, तो उसको चर्चा का कोई विषय नहीं है। विपक्ष की नेता गोवा में घूम रही हैं, ये उनको पता था कि विधानसभा सत्र है, मॉनसून सत्र है और वो गोवा में घूम रही हैं। मतलब आपको मॉनसून सत्र का कोई आपको लेना देना ही नहीं है, आपको लेना देना नहीं है। ये आपकी विपक्ष की नेता गोवा में घूम रही है। और वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक गले में ORS के पाउच लटकाकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री पूरी सरकार घोटालों में व्यस्त है। 650 करोड़ का घोटाला हुआ
अगर इस्तीफा नहीं होता तो सदन के बाहर भी मांग कर, सदन के अंदर भी मांग करेंगे कि ऐसी सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार तो खुद जांच करा रही है इसमें, तो फिर क्या इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? जांच के नाम पर खाना पूर्ति नहीं चलेगी। प्राइमा फेसी दिख रहा है कि साढ़े 600 करोड़ गरीबों का घटक गए सरकार। गले में आपने डाल लटका रखा है, यहाँ करोड़ लिखा हुआ है, पैसे भी हैं, क्या चक्कर है? एक 500 का, एक 100 का और एक 50 का और ऊपर करोड़, और इसका पैकेट खा गई है सरकार। सोचो, अच्छा 650 काम करता है भाई, आदमी को एनर्जी देने का काम करता है। ये सरकार एनर्जी ऐसी ले गई कि इसको 3 गुना दाम में खरीद लिया, पोर्टेबल एक्सरे मशीन को 3 गुना दाम में खरीद लिया, बेडशीट को 3 गुना दाम में खरीद लिया। आप सोचो, ये भ्रष्ट चोर सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर सारा इलाज मुफ्त होता था, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती थी, इस सरकार के अंदर आज ना दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, ना इलाज मिल रहा है, और सरकार मौन बैठी हुई है। उस वत्सला अग्रवाल को प्रमोट करने का काम किया इन लोगों ने, तो इस चोरों की सरकार है। सरकार कह रही है, खुद उन्होंने जांच कराई है इस मामले में। क्या जांच कराई है? मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? और अब बात नीट पेपर लीक की, तो नीट पेपर लीक में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। एनटीए विशेषज्ञों ने लीक किया पेपर। सीबीआई की चार्जशीट में यह कहा गया है। सीबीआई का दावा, सुरक्षा खामियों से हुआ पेपर लीक। एनटीए विशेषज्ञों की तलाशी नहीं ली जाती थी। सीबीआई की चार्जशीट में यह कहा गया है। एक्सपर्ट्स ने प्रश्न पत्र की जानकारी बाहर दी। तो देखिए, पेपर लीक को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके 5 किरदार कौन कौन से, एक नजर उस पर। पीवी कुलकर्णी, आरोप क्या है? प्रश्न उत्तर लिखे इन्होंने और ये इन पर चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं। दूसरा नाम है मनीषा मंधारे का। आरोप यह है प्रश्नों के नोट्स तैयार किए इन्होंने। और तीसरा आरोप है मनीषा हवलदार पर। आरोप यह है कि प्रश्नों के नोट्स इन्होंने भी बनाए। और तेजस शाह, आरोप है प्रश्नों को लातूर की कोचिंग सेंटर में भेजा गया इनके द्वारा। मनोज शिशूरे, आरोप है कि छात्रों को प्रश्न याद कराए। तो ये वो तमाम अहम किरदार हैं और इन सभी पर ये आरोप है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पुलिस के रोकने पर भी चंद्रकोट नाका तोड़कर फरार होने वाली गाड़ी रामपुर से बरामद कर ली गई है। असल में संदिग्ध स्कॉर्पियो एसयूवी श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि चंद्रकोट नाके पर पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने रुकने के बजाय रफ्तार को बढ़ा दिया और फरार हो गया। गाड़ी लेकर भाग रहे ड्राइवर को रोकने के लिए पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की, लेकिन स्कॉर्पियो कई सुरक्षा चौकियों को पार करते हुए पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रही। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी तेज कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रामबन और उधमपुर जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा एजेंसियां फरार संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके में सक्रिय है। अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी और उसमें सवार लोगों से जुड़ी पूरी जांच चल रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ग्रेटर नोएडा में रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। अज्ञात शख्स एक घर के बाहर पहुंचा, फायरिंग करने लगा। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ ये नजर आ रहा है। देखिए कैसे एक संदिग्ध शख्स घर के बाहर आया, कुछ देर तक रुका, फिर फायरिंग करने लगा। घटना का सीसीटीवी आने के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। अभी तक फायरिंग के पीछे की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई और ना ही किसी झगड़े की खबर है। हमले में किसी के घायल होने की भी पुष्टि नहीं हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही संदिग्ध की शिनाख्त कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के दौसा में एक महिला की मौत के बाद पीहर और ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल परिसर उस समय युद्ध का मैदान बन गया जब एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद पीहर और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए।
महिला काजू मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद शव को दौसा जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर लात घूंसे और थप्पड़ बरसाने लगे। मृतक काजू मीणा के गले पर फंदे के निशान मिले, जिसकी वजह से शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पीहर पक्ष के आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज हत्या का मामला है। हंगामा उस समय शुरू हुआ जब ससुराल पक्ष शव का पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहा था, जबकि पीहर पक्ष बिना पोस्टमार्टम के ही शव को अपने साथ ले जाना चाहता था। हिंसक झड़प में 2 लोग घायल हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार शव को सुरक्षा के बीच वापस इमरजेंसी वार्ड में रखवाया गया। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बार फिर से महिला से बदसलूकी का एक मामला सामने आया। पूरी खबर आप देखिए। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन अब लाइफस्टाइल बनती जा रही है। कभी लात घुसे तो कभी जुबानी जंग की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। अब इस तस्वीर को देखिए, जहां पर गोरेगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की कोशिश का मामला सामने आया। वीडियो में एक शख्स महिला के साथ लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, गुस्साए इस शख्स ने अपने बेल्ट को निकाल लिया और महिला को मारने की कोशिश भी की। आसपास यात्री मौजूद थे, लेकिन हालात तनावपूर्ण हो गए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। फिलहाल इस मामले में रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। आरपीएफ और जीआरपी से मांग की गई है कि वायरल वीडियो और घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो अभियुक्त के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई हो, ताकि मुंबई लोकल में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 घरों में आग लगने की घटना सामने आई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट पर। धधकती आग की ये तस्वीरें अनंतनाग के पुशवारा की हैं। देखते ही देखते 2 घर जलकर खाक हो गए। भीषण आग की घटना ने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया। एक घर में अचानक लगी आग तेजी से फैलते हुए आसपास के दूसरे मकान तक पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अनंतनाग पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। आग को बुझाने के साथ साथ आसपास की दूसरी इमारतों तक फैलने से रोकने की पूरी कोशिश हुई। दमकल कर्मियों की मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। घरों में रहने वाले परिवारों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली कि जान माल का बड़ा नुकसान टल गया। आग लगने की सटीक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस और फायर विभाग जांच में जुटे हैं। संभावना जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट या किसी दूसरी वजह से आग भड़की। और वहीं आंध्र प्रदेश में एक एसयूवी की टक्कर के बाद महिला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ये खौफनाक तस्वीरें राजमुंदरी इलाके की हैं। देखिए, एक स्कूटी को कैसे पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा 3 अगस्त रात का है। जीएसएल मेडिकल कॉलेज की डोमेट्रोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा प्रियंका स्कूटी पर अपने साथी के साथ मॉल से निकल रही थी। पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है, कार स्कूटी को पीछे से टक्कर मारने के बाद रुकने की बजाय आगे चली गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी प्रियंका के सिर के ऊपर से गुजर गई। इस दौरान पीड़ित युवती को सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त नशे की हालत में मॉल आए थे, लेकिन सिक्योरिटी ने अल्कोहल टेस्ट के बाद गाड़ी चला रहे इन युवकों को अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ने सिक्योरिटी कर्मियों से बहस की और गुस्से में लापरवाही से गाड़ी निकाल ली। इसी दौरान बाहर निकल रही प्रियंका की स्कूटी उनकी गाड़ी की चपेट में आ गई। घायल प्रियंका को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। सिर में गंभीर चोट की वजह से डॉक्टर्स ने पीड़िता को ब्रेन डेड घोषित किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। अभियुक्तों की पहचान एस दासवंत और साथी एंड्रयू के तौर पर हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के रामपुर में पति को अस्पताल में ठेले पर पहुंचाने का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट। रामपुर की यह तस्वीर सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं बल्कि गरीबी की कड़वी सच्चाई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार के पास मोबाइल रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं है। नतीजा यह हुआ कि बीमार पति को एम्बुलेंस बुलाने की बजाय ठेले पर लादकर जिला अस्पताल लेकर जाना पड़ गया। पत्नी अपने पति को बेटे के साथ ठेले पर जिला अस्पताल की ओर लेकर जा रही थी, तभी सड़क पर चलता ये ठेला आसपास के लोगों को भी हैरान कर रहा था। कई लोग सड़क पर जाते जाते महिला से घटना के बारे में पूछते भी नजर आए। लंबी दूरी तय करने के बाद परिवार आखिरकार
जिला अस्पताल पहुंच गया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ठेले पर लेटा मरीज और पत्नी बेटा किस तरह से मरीज को अस्पताल तो लेकर आए, लेकिन यह तस्वीर गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी दोनों को उजागर करती है। रामपुर जैसे इलाकों में कई परिवार आज भी ऐसी मजबूरी से जूझ रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा मौजूद है, लेकिन पैसे न होने पर मोबाइल रिचार्ज तक नहीं हो पाता, तो मदद कैसे मांगी जाए। यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमियों को भी सामने लाती है। आर्थिक तंगी की वजह से एक परिवार को ठेले का सहारा लेना पड़ गया।